I prepared this video, but unfortunately, the voice was not recorded. I am giving the background voice. In this case, I have started with exercise 12.1, question number 3. Maximize z is equal to 5x plus 3y. ये जो z is equal to 5x plus 3y है, ये आपका ऑप्टिमम फंक्शन है, ऑप्टिमल फंक्शन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, यही वो फंक्शन है जिसे या तो हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. आगे जो दिया है सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ये कॉन्स्टेंट्स हैं. कॉन्स्टेंट्स का सीधा सीधा मतलब होता है लिमिटेशंस. ओके, कॉन्स्टेंट्स मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, जिन्हें हम पाबंदियाँ कहते हैं. x का y ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन इन्हें कहा जाता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है. ये या तो ज़ीरो हो सकते हैं या मोर देन ज़ीरो रहेंगे. ओके, सो दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट. अब सॉल्व करने के लिए क्या है, जो कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है, ये तो आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ, हाउ वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ. ओके, तो बिल्कुल आपको वैसे ही प्रोसीड करना है. और जो ऑप्टिमल फंक्शन है z, उसका काम सबसे एंड में है. नाउ ग्राफ में प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले हम x को y ग्रेटर इक्वल टू 0 इसको कंसिडर करेंगे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, और ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ में हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट x को y ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मीन्स इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनके बारे में हम देखेंगे. इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में बनाते थे. टेबल में इनइक्वालिटी, लाइन, फिर ये पॉइंट्स और रीजन रहेगा. अब पहली इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15. लाइन के लिए इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा, तो लाइन हो गई 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15. किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है, तो 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले y को 0 ले लेंगे. जब y 0 लेंगे तो ये 5y सीधे से 0 हो जाएगा, आपको 3x इक्वल टू 15 मिलेगा, मतलब x के लिए 5 आ जाएगी. और फिर हम क्या करेंगे, हम x को 0 ले लेंगे. जब हम x को 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 5y इक्वल टू 15 मिलेगा, वहाँ से y के लिए आ जाएगी 3. मतलब जो पॉइंट्स हम फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट्स हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स रहेंगे. कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस. x एक्सिस जहाँ पे y 0 है, और x एक्सिस जहाँ पे y एक्सिस जहाँ पे x 0 है, और y एक्सिस जहाँ पे x 0 है. फिर दूसरी इक्वालिटी 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10. यहाँ से लाइन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गई. पॉइंट P लिया, y 0 लिया, मतलब x एक्सिस का पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं. इससे 2y आपका 0 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 10 मिलेगा, x के लिए 2 आ गई. Q पॉइंट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल 10 आ गया, y के लिए 5 आ गई. अब बात करते हैं रीजन की. ओके, रीजन मीन्स आपको पता है इनइक्वालिटीज़, लास्ट टाइम आपने स्टडी किया है. इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करते थे तो लाइन ड्रॉ होने के बाद इसका शेडिंग किया जाता था किसी एक साइड पे. ओके, ऑन एनी वन ऑफ द साइड इसका शेडिंग किया जाता था. जैसे ये आपके एक्स वाई एक्सिस है और एक लाइन है, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके 2 पार्ट हो गए. एक पार्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है, दूसरा पार्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है. ठीक है, तो हम शेडिंग करते थे. इसके लिए हम क्या करते थे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुटअप करते थे. यदि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करते हैं तो शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगा. यदि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो शेडिंग ओरिजिन से दूर जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटीज़ में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुटअप करेंगे. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 और 0 होते हैं. पहली इनइक्वालिटी में हमने x के लिए 0 और y के लिए 0 पुटअप की, तो 3 0 0, 5 0 0, 0 प्लस 0 0. इज 0 लेस देन 15? यस, 0 लेस देन 15 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब हमारा जो शेडिंग है वो शेडिंग होगा टुवर्ड्स ओरिजिन. यहाँ पे हमारा शेडिंग ओरिजिन की तरफ जाएगा. शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन. सिमिलरली हम सेकेंड इक्वालिटी में जाएंगे.
यहाँ पे भी हम x की और y के लिए 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 0 होगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इज 0 लेस देन 10? आंसर इज यस। तो एक बार फिर इस केस में भी ओरिजिन कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। इस केस में भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ओके, अब हमें दोनों की शेडिंग पता चल गई, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, आप देख सकते हैं जहाँ तक पॉइंट्स की बात है 5 है, 3 है, 5 है, 2 है। ठीक है, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है। x पे 5 और 2 है और y पे 3 और 5 है, मतलब दोनों जगह पे मैक्सिमम 5 वैल्यू तक जा रही है। पहले क्वाड्रेंट में है, इसलिए सिर्फ पहला क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस कर सकते हो जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। लेबलिंग करेंगे y, y डैश, x, x डैश, ओरिजिन। पॉइंट्स देने हैं, ये पॉइंट्स मैंने अंदाज़न दिए हैं, लेकिन आप लोग इसे अंदाज़न नहीं देंगे। आप लोग स्केल का यूज़ करोगे और प्रॉपर 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेंगे। मैंने 5 ही पॉइंट्स x पे दिए हैं, वैसे ही y पे 5 पॉइंट्स दिए हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है। अब जो पॉइंट्स चाहिए सिर्फ उन्हीं को लेबल दीजिए। A50, B03, इसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा एक्सटेंड कर दीजिएगा बस। यह आपकी पहली लाइन AB आ गई, मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। देन P20 और Q05, इनको ज्वाइन कीजिए और इस केस में भी आपको हल्का सा एक्सटेंड करना है। यह आ गया आपके 2 लाइंस। ठीक है, लेकिन हमें लाइन नहीं, हमें इनइक्वालिटीज ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इनइक्वालिटीज के इनका शेडिंग होगा। अब ये देखिए आपका ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, और दोनों ग्राफ के लिए कहा है कि शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। लाइन PQ के लिए शेडिंग वर्टिकल पॉइंट से लिया सपोज। ठीक है, आप देख सकते हो लाइन PQ के लिए शेडिंग वर्टिकल पॉइंट के हिसाब से लिया हुआ है मैंने, और लाइन AB के लिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से शेडिंग लेंगे। ठीक है, अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, आपके सामने जो मैंने साइड में फिगर बनाया है, रफ फिगर कह सकते हैं उसे, उसमें आप नोटिस कर सकते हो कि इसमें कॉमन रीजन जो है वो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में लाइन सिर्फ PQ के आ रहे हैं और इस पार्ट में लाइन सिर्फ AB के आ रहे हैं। बाकी ये जो सेंटर में पॉइंट है, यहाँ पे दोनों के लाइन आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका कॉमन रीजन, जिसे इस कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। ये वो रीजन है जहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज़ के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर इसे हम कॉमन रीजन भी कहते हैं। अब ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये जो मैंने ऑप्टिमल फंक्शन बताया, कॉन्स्टेंट्स बताया, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट बताया या फिजिबल रीजन बताया, ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपको ये सब पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट ये पहला प्रॉब्लम है, इस एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, बाकी आपको ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर पॉइंट्स में ओरिजिन है, P है, B है, और एक पॉइंट वो हमने M ले लिया। ओके, सॉल्यूशन सेट आएगा। सॉल्यूशन सेट इज द शेडेड रीजन OPMBO। ओके, OPMBO। ध्यान रहे, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ऑर्डर में जाना है और फिर उसी पॉइंट पे स्टॉप करना है। मैंने O से स्टार्ट किया, PMBO। वन मोर थिंग, अगर रीजन की जगह पे आप क्वाड्रिलैटरल वर्ड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है, तो फिर आप सिर्फ OPMB लिखोगे। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि क्वाड्रिलैटरल क्लोज रहता है। ठीक है, ओके। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है OPMB, इन्हीं पे Z की या तो मैक्सिमम वैल्यू, इसी पे आपकी Z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसके लिए आपको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। OPB, इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। हमें जो M है
इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ओके, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम. ए और क्यू का कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बाहर चले गए. ओ इज़ द ओरिजिन, पी और बी के पता है. एम के फाइंड करने के लिए जो दो लाइन्स है, लाइन ए बी और लाइन पी क्यू, हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के मेथड्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में जाएंगे. इसके लिए पहली क्वेश्चन को 5 से और दूसरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे क्या होगा, इनका पहला पार्ट 15x हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75. ओके, पहली इक्वेशन मतलब ए बी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 75. ओके, दूसरी इक्वेशन पी क्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30. ओके, ये हमने क्यों किया, क्योंकि इनमें x का कोएफिशिएंट सेम हो गया 15. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबकी साइन चेंज हो जाएंगी. 15x कैंसिल हो गया, 25 माइनस 6 हो जाएगा 19y, और 75 माइनस 30 करोगे तो ये हो जाएगा 45. दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू 45/19. ये आ गई y की वैल्यू 45/19. ये y की वैल्यू क्या है, जो पॉइंट m है उसका y कोऑर्डिनेट है. ठीक है, पॉइंट m ए बी और पी क्यू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करो. वी पुट y इज इक्वल टू 45/19 इन ए बी. ओके, हम ए बी में पुटअप करेंगे. क्लियर? चलिए चेंज करते हैं, पी क्यू में पुटअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है. काफ़ी सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. यू गेट 5x प्लस 2 इंटू 45/19 इज इक्वल टू 10. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. वी गेट 5x प्लस 90/19 इज इक्वल टू 10. अगले स्टेप में 90/19 अगले साइड पे चले जाएगा. यू गेट 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 90/19. यू गेट 5x इज इक्वल टू 190 माइनस 90/19. सॉरी 19 आएगा, 19 आएगा. यू गेट 5x इज इक्वल टू 100/19. यहाँ से x हो जाएगा आपका 20/19. और ये x क्या है, पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट. मतलब जो पॉइंट m है, ये पॉइंट m आपका 20/19 और 45/19 आएगा. इसे आप ग्राफ से भी इजीली वेरीफाई कर सकते हो. ओके, यहाँ जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो अंदाज़न है, एक हिसाब से रफ कह सकते हो. आप ग्राफ पेपर यूज़ करके ड्रॉ करोगे, वहाँ से ऑलमोस्ट बिल्कुल आपको पॉइंट पता चल जाएगा. ओके, अब यहाँ तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया है वो आपका 11th स्टैंडर्ड का ही कॉन्सेप्ट था. कॉन्स्टेंट्स थे, उसको कैसे लिखना है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो था. एक आपके लिए m पॉइंट न्यू है, वो आपको फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही z की वैल्यू आएगी. ओके, तो हमारे लिए अब जो रह गया वो है सिर्फ z की वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, और ये z की वैल्यू हम 4 पॉइंट्स पे फाइंड करेंगे. कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं ओ पी एम बी, इस पे फाइंड करेंगे. ओके, और ये हम इसके अगली वीडियो में देखेंगे. अब लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट में ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन 4 पॉइंट्स पे आपको z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ओके, यू नो ओ ओरिजिन है, p 20 है, b 03 है, और m हमने फाइंड किया, m आ रहा है 20/19, 45/19. ये हमारा m आ रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ z. ओके, नाउ z एट o मीन्स ओरिजिन, ये सीधे 0 आ जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे आप x के लिए 0 और y के लिए 0 ड्रॉ करोगे, ये सीधे 0 हो जाएगा. z एट p पॉइंट आपका 20 है. ओके, यहाँ पे आप पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू गेट 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, दैट गिव्स यू 10. देखिए 20, p पॉइंट आपका 20 है, x के लिए 2 रखी, y के लिए 0 रखी. देन z एट m है ये पॉइंट, सो 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19. This gives you 100 plus 3 into 45, 135 by 19. This leads to 235/19. This leads to 235/19.
19. Okay, now you have to just check whether this 235 goes in 19. I think नहीं जाएगा. Okay, because 19 इंटू अगर आप 15 भी करते हो, okay, तो भी ये वैल्यू से ऊपर चले जाएगी. Then Z at B पॉइंट आपका है 0.3, so you get 5 into 0 plus 3 into 3, and that leads to 9. 5 into 0 plus 3 into 3, 9. Okay, so values are 0, 10, 25, 235 and 19 and 9. अब नोटिस कर सकते हो 0 सबसे छोटी वैल्यू है, 10 और 9 के केस में 10 बड़ा है. ओके, आपको सिर्फ ये देखना है कि 10 और 235 इन दोनों में बड़ा कौन है. ऑब्वियसली आपका ये वैल्यू जो है वो बड़ा आ जाएगा. ओके, बिकॉज 190 डिवाइड बाय 19 गिव्स यू 10, तो ये तो 235 है, 190 से ज्यादा है. ओके, मोर ओवर आप 235 को 19 से डिवाइड करो, यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू इज मोर. सो व्हाट यू गेट, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम. therefore maximum value of Z is you get 235 by 19 at point M, 20 by 19, 45 by 19. Okay, this is your problem. Constants और जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है वहां से ग्राफ तक का मेथड बिल्कुल वैसा ही है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, उसमें कोई भी चेंज नहीं है. ओके, एक्चुअली चेंज तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ वहां तक सेम है. इसके बाद आगे मॉडिफिकेशन है. मॉडिफिकेशन में आपको क्या करना है, सोल्यूशन सेट जो आपका आ रहा है उस सोल्यूशन सेट में यदि कोई एंड पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है जो अननोन है, तो आपको पॉइंट फाइंड करना है. पॉइंट फाइंड करने के बाद जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे थे उन पे आपको Z की वैल्यू फाइंड करनी है. और यदि मैक्सिमाइज पूछा है तो आपको ये देखना है कि Z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, और अगर मिनिमाइज पूछा है तो आपको ये चेक करना है कि Z की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है. ओके, वन मोर थिंग, जब हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं, जो कॉमन रीजन आता है, जो पॉइंट बाहर चले गए, जैसे आप नोटिस कर सकते हो ये A पॉइंट और एक Q पॉइंट, ये पॉइंट बाहर चले गए, इनका कोई रोल नहीं रहेगा आगे. आप देख लीजिए सोल्यूशन सेट के आगे हमने जब भी प्रोसीड किया है, इस A और Q पॉइंट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. ओके, प्लीज नोट इट.